हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। दिस इज़ लेक्चर नंबर 9 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक लॉरेंस फोर्स एंड सम केसेस बेस्ड ऑन दिस। तो पहले देखते हैं कि हम लॉरेंस फोर्स क्या होता है। लॉरेंस ने कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसी जगह पर मोशन करवाएं, ऐसी जगह पे हम उसको घूमने के लिए छोड़ दें जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उस पर टोटल दो फोर्स लगेंगे। एक लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई वैक्टर होगा। जहाँ पर ई क्या है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस पर जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है वो हो जाएगा Q इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, तो ये दोनों ही फोर्स है, और फोर्स क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम नेट फोर्स मान सकते हैं इस पार्टिकल पे लगने वाला, वो उनका वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम ऑफ क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इसे ही हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। तो इट इज़ क्यू ई क्रॉस प्लस क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा क्यू कॉमन, ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी। तो इतना उस पर नेट फोर्स लगेगा, ये लॉरेंस ने कहा था। ठीक है, तो ये दिखने में तो काफ़ी सिंपल है, बट अब हम इसके केसेस की बारी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो हम देखेंगे कि इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को हम केस के फॉर्म में लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं केस ए। केस ए में हमने ये माना कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और यहाँ पर सपोज कोई चार्ज पार्टिकल है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी स्पीड यू से चल रहा है। तो पहला केस है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल चल रहा है इन दोनों की डायरेक्शन में, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, अब इस पे क्या होगा, तो हम बात करते हैं पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर क्या लगेगा भाई, Q इंटू ई वैक्टर। तो चार्ज पार्टिकल चाहे वो रखा हो, यानी चाहे वो स्टेबल हो, स्टेशनरी हो, रेस्ट पर हो या मोशन में हो, इलेक्ट्रिक फोर्स तो उस पर लगना ही लगना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में हमने रख दिया है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और जहाँ भी किसी डायरेक्शन में फोर्स आएगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या आएगा भाई, वहाँ पर एक्सीलरेशन आएगा। व्हेन देयर इज़ अ फोर्स देयर इज़ एन एक्सीलरेशन। तो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस फोर्स की वजह से इस पर क्या होगा, एक्सीलरेशन आएगा। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, सपोज इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है ax। अपन ने मान लिया कि इस पार्टिकल का ax एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो ये फोर्स तो है QE, और अगर एक्सीलरेशन ax है तो उस पर नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये इक्वेशन लग जाएगी। तो यहाँ से हम एक्सीलरेशन निकाल लेंगे QE डिवाइडेड बाय m। ओके, तो ये निकल गया एक्सीलरेशन। अब इस एक्सीलरेशन की वजह से जो पार्टिकल है उसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टाइम के साथ में चेंज होगी, बदलेगी। ठीक है, तो अभी स्पीड मान लो यहाँ पर ये a है, और b पॉइंट पे आने पर, अभी a पर तो इसकी ux है, और b पर आने पर इसकी स्पीड vx हो जाती है। तो हम इस vx को कैसे निकाल सकते हैं, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस
ए एक्स की वैल्यू रख देते हैं क्यू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टी। ठीक है, तो ये तो तब है जब चार्ज पार्टिकल की इनिशियल स्पीड हो। अगर चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है तो यू एक्स ज़ीरो, तो वी एक्स क्या हो जाएगा भाई, क्यू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टी, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये टर्म यहाँ आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि चाहे पार्टिकल रुका हो चाहे पार्टिकल चल रहा हो, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी और वो टाइम इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में क्या करेगा, एक्सेलेरेटेड मोशन करेगा। ठीक है, ये तो तय हो गया है। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड की। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम हो गया है। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है भाई, एफ एम वैक्टर इज इक्वल टू, या एफ एम का मैग्नीट्यूड लिखें तो क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड बी। तो वेलोसिटी बी सी डायरेक्शन में आ रही है, ऊपर तो कोई वेलोसिटी थी नहीं, जो थी वो हॉरिजॉन्टल में थी, बी के अलॉन्ग ही थे, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी प्रोड्यूस कर रहा है या बढ़ा रहा है वो बी सी डायरेक्शन में कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो कोई वेलोसिटी नहीं है, और जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग ही है। इसका मतलब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो है। तो इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस पार्टिकल विल बी ज़ीरो। मैग्नेटिक फोर्स इस पर लगेगा ही नहीं, केवल, क्योंकि ये केस हम पहले भी देख चुके हैं कि when the charge is moving parallel or anti-parallel to magnetic field, then there is no magnetic force acting on the charge particle। वही केस यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये केस हमने डिस्कस कर लिया है। तो अल्टीमेटली चार्ज पार्टिकल इसी डायरेक्शन में आगे की ओर लगातार एक्सीलरेटेड मोशन करता रहेगा और उसकी स्पीड टाइम के साथ में लगातार बढ़ती रहेगी। तो ये है हमारा केस ए। अब देखते हैं नेक्स्ट केस पर, उसको डिस्कस करते हैं केस बी। केस बी में क्या है कि अभी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेंज नहीं करी है, हमने चार्ज की डायरेक्शन को चेंज कर दी। अब चार्ज यू वाई स्पीड से वर्टिकल डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो एक्स डायरेक्शन में है और पार्टिकल का मोशन वाई डायरेक्शन में है। तो क्या होगा, ठीक है, अब इसको भी हम वन बाय वन देखते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर लेते हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक फोर्स का भी पे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं कि पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में हो, फोर्स तो लगेगा और उस कारण से फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। तो अभी इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा भाई, एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, यह वेक्टर फॉर्म में हो गया है। डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन यानी राइट डायरेक्शन। ये तो हो गया है वेक्टर फॉर्म, और इसकी क्वांटिटी स्केलर फॉर्म में हो जाएगा q इंटू ई। अब इस फोर्स की वजह से इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो मान लीजिए इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो ax हो जाता है इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू ax। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम उस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, वो निकल जाएगा क्यू ई अपॉन एम। तो अभी भी ये जो एक्सेलरेशन है ये डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, इट इज़ कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इसकी वेलोसिटी को विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इस यू वाई को चेंज नहीं करेगा बिकॉज यू वाई और एफ परपेंडिकुलर है। तो जब भी कोई फोर्स किसी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है तो वो उस वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता। जैसा हमने आपने पढ़ा भी था प्रोजेक्टाइल मोशन में, ड्यूरिंग मोशन यू कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, आपने पढ़ा ना प्रोजेक्टाइल मोशन में दो कंपोनेंट होते हैं, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल और यू साइन थीटा वर्टिकल। तो ये कंपोनेंट तो टाइम के साथ में चेंज होगा, ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा बिकॉज इस पर जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स वो नीचे की ओर है और यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो इस कंपोनेंट
इस फोर्स की वजह से इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होगा। तो सिमिलर केस यहाँ पर है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से यू वाई कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, ये तो अपनी जगह सेम रहेगा। यू एक्स कंपोनेंट टाइम के साथ बढ़ेगा क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड मोशन है। तो यहाँ पर एक और वेलोसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वी एक्स, जिसकी वैल्यू टाइम के साथ में लगातार बढ़ रही है। तो इनिशियली तो वेलोसिटी ज़ीरो है एक्स डायरेक्शन में, यू एक्स ज़ीरो, और एक्सेलरेशन है क्यू ई अपॉन एम इंटू टी मल्टीप्लाई में साथ में। तो वी एक्स मिल गया है क्यू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टी। तो यहाँ पर ये वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो इसका मोशन अभी भी एक्सेलरेटेड है, बट वर्टिकल डायरेक्शन में वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। तो ये तो है इस इलेक्ट्रिक फोर्स का एनालिसिस। अब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्या है भाई? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब पहले अपन इस Vx को लेते हैं। Vx तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और B भी हॉरिजॉन्टल में सेम डायरेक्शन में है। तो व्हेन वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू दिस कंपोनेंट। ये हम देख चुके हैं कि अगर वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होता है तो उस कंपोनेंट के कारण मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर अब एक वर्टिकल डायरेक्शन में और कंपोनेंट और वेलोसिटी है यू वाई, ये बी के परपेंडिकुलर है, तो इस वजह से इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है वो ये आएगी, ये नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। हमेशा यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये क्या होगी? अलोंग नहीं, इसके अलावा किसी भी डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी तो वो यहाँ पर इंक्लूड है। तो यहाँ पर दो ही वेलोसिटी है, वी एक्स और वी वाई। तो वी एक्स तो आएगी नहीं और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी विच इज़ यू वाई बी। अब थीटा कितना है दोनों के बीच का? ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 90 डिग्री। तो ये मिल जाएगा Q इंटू यू वाई बी, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो ये तो हो गया इसकी मैग्नीट्यूड की बात। अब कर लेते हैं डायरेक्शन की बात। डायरेक्शन कैसे निकालें इसकी? तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B का डायरेक्शन होता है, वो देख लेते हैं। तो राइट हैंड पहले अपन थंब रूल से देखते हैं कि फिंगर को हम टर्न करते हैं फ्रॉम V टू B। तो फिंगर को हम V टू B टर्न करेंगे तो थंब की डायरेक्शन क्या बताएगी? मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगा, और अंदर की ओर होने का मतलब उसको हम कैसे शो कर सकते हैं? क्रॉस बता के शो कर सकते हैं। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स अंदर की ओर लगेगा इस पर। और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए एक और इजी रूल है, वो हम लगा सकते हैं राइट हैंड पाम रूल। अगर वो आप उसको मैं समझा देता हूँ, वो भी काफ़ी इजी है, उसको आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब देखिए, चार्ज पार्टिकल ये प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड v। तो प्लस क्यू चार्ज की स्पीड की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन एक ही बात है, क्योंकि करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है और पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। यानी करंट और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो हम मान सकते हैं कि ये जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है इट इज़ आल्सो द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अब हम देखें राइट हैंड पाम में क्या होता है कि राइट हैंड पाम रूल सिंपल सा है। हम हमारे राइट हैंड को इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे, फैला देंगे। ठीक है, फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। ये फिंगर्स हैं, फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को। ये थंब है, थंब किसको बताएगा? करंट को। फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब करंट, या डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की स्पीड या आई सेम एक ही बात है। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो ये मान लो हमारा थंब है और ये हमारी फिंगर्स हैं। ठीक है, तो ये जो फिंगर है ये बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और थंब बता रहा है V और I, एक ही बात है, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज या I। तो उस कंडीशन में पाम जो है, पाम के परपेंडिकुलर अगर आपको लाइन ड्रॉ करोगे तो इसकी डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ ये हम रूल लगा के देखते हैं। अभी
हमने राइट हैंड को ऐसे फैला लिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये रहा, ये ऐसे कर दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर की ओर वेलोसिटी है तो थंब को कर दिया वेलोसिटी या करंट, एक ही बात है, प्लस क्यू की डायरेक्शन या फिर करंट, तो हमने इसको करंट की डायरेक्शन में कर दिया, इसको वेलोसिटी की डायरेक्शन में कर दिया। तो पाम का परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर लगेगा, इसलिए हमने उसको इससे क्रॉस से बताया है, क्योंकि अगर अंदर की ओर होगा तो हम एरो जब अंदर जाता है तो उसका टेल नज़र आएगा और एरो की टेल को हम क्रॉस से बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया है मैग्नेटिक फोर्स और उसकी डायरेक्शन। अब इसका कंबाइंड मोशन कैसे होगा उसको देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। सपोज यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होती, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, और वर्टिकल वेलोसिटी होती, तो v और b के बीच का एंगल अभी कितना होता, 90 डिग्री, वो तो अभी भी है। तो जब v और b के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो सर्कुलर चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूमता रहता वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, जिससे वेलोसिटी प्रोड्यूस हो गई है, तो इस डायरेक्शन में मोशन भी होगा और वर्टिकल में भी होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स तो इसको ऐसे लेके जाने की कोशिश करेगा और वी एक्स इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, तो अल्टीमेटली पाथ क्या होगा, स्पायरल, यानी इस तरह से ऐसे घूमता हुआ आगे जाएगा। तो पाथ यानी इसका ओवरऑल मोशन कैसा होगा भाई, स्पायरल होगा। लेकिन अभी यहाँ पर एक ट्विस्ट और बचा है, वो क्या है, क्योंकि इसकी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसमें वेलोसिटी vx इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ये टाइम के साथ वेरी कर रही है क्योंकि ये एक्सीलरेटेड मोशन है। तो जब vx कांस्टेंट नहीं है तो हम अगर पिच की बात करते हैं तो पिच भी कांस्टेंट नहीं होगा। अगर हम बात करें सपोज कि ये इस तरह से हेलिकल मोशन कर रहा है, तो इसका हम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा mv sin थीटा डिवाइडेड बाय qb। v sin थीटा कौन सा कंपोनेंट है भाई, v sin थीटा कंपोनेंट है, हमेशा ध्यान रखना हेलिकल पाथ में v sin थीटा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आता है, और वो यहाँ पर ये है, तो हम लिख देंगे mu डिवाइडेड बाय qb। तो ये तो हो गई इसकी रेडियस, uy कांस्टेंट है, m कांस्टेंट, b कांस्टेंट, q कांस्टेंट, तो रेडियस इज आल्सो कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम और एनी अदर वेरिएबल, किसी भी डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट रहेगा इस गिवन कंडीशन के लिए। और टाइम पीरियड तो भैया कभी हिलता नहीं है, इसको तो कुछ भी कर लो आप, ये तो जैसा है वैसा ही रहता है, 2πm/qb सेम रहेगा। अब बारी आती है पिच की, तो पिच क्या होगा भाई, ये फॉर्मूला हमने जो देखा था u cos थीटा या v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, यही था पिच का फॉर्मूला। u cos थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड कंपोनेंट, और मैग्नेटिक फील्ड के अलाउंग यहाँ जो कंपोनेंट आया है वो vx आया है, vx इंटू टी, और vx हमने अभी निकाला था, फाइंड आउट किया था, QE डिवाइडेड बाय m इंटू टी कैपिटल T, तो QE डिवाइडेड बाय m कैपिटल T को अंदर ले लेते हैं, T को बाहर। तो यहाँ पर जो पिच है ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, यानी पिच सेम नहीं होगी, यानी ये जो सर्कल्स बन रहे हैं, दो सर्कल्स के बीच की डिस्टेंस सेम नहीं होगी, लगातार बढ़ती रहेगी, क्योंकि पिच लगातार बढ़ रही है, समझ गए। तो इसका मतलब ये हेलिकल मोशन तो होगा बट कांस्टेंट पिच का नहीं होगा, वेरिएबल पिच का होगा, यानी पहले एक रिवोल्यूशन में इसने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ से एक रिवोल्यूशन करके यहाँ आया, तो ये मान लो पिच बनी p1। अब अगला जो एक रिवोल्यूशन होगा उसमें कितना होगा, उसमें ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा p2, तो ये p1 से ज़्यादा होगा। अगला जब करेगा तो और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये जो पिच है लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि टाइम के साथ में इसका लीनियर रिलेशन है। तो हम कह सकते हैं कि p1 मोर देन p2 मोर देन p3। तो जैसे 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 टाइम निकलता रहेगा पिच बढ़ती चली जाएगी और इन रिंग्स के बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और एक और देख लेते हैं, अगर हमसे कहा जाए कि पिच और
टाइम के बीच का ग्राफ बनाओ तो वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पिच का टाइम के साथ में लीनियर रिलेशन है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन रहेगी। और इसका स्लोप अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दिस लाइन, तो t का जो कोफिशिएंट है, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक लाइन की इक्वेशन होती है, और यहाँ पर प्लस कोई कांस्टेंट तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब वो ओरिजिन से पास होके जा रही है। तो x यानी यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, t, तो x का जो कोफिशिएंट होता है इसे बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। ये यहाँ पर स्लोप है, तो यहाँ पर ये x का कोफिशिएंट है, तो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू होता है क्यू ई डिवाइड बाय एम इंटू टी। और स्लोप का मतलब क्या होता है कि वो लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट, कोई भी स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो एंगल बनाती है उसके टेंजेंट को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा क्यू ई डिवाइडेड बाय एम इंटू टी। तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था, ये केस हमें ध्यान रखना है। क्लियर? तो इसके 2 केस और बाकी हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई विल अपलोड माय नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। थैंक यू।